नमस्कार बच्चों। मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर आपके लिए नए सिरे से प्रारंभ करने के लिए लाया हूँ इतिहास। जैसा हमने पिछली क्लास में सिलेबस देखा था कि इतिहास का देखा था, पॉलिटी का देखा था और इकोनॉमिक्स का देखा था। तो इस बार हम लोग इतिहास पढ़ेंगे पहले लेक्चर्स को अपने। इसमें हम लोग देखेंगे कि सक्सेस वाला के माध्यम से कि आपके एनडीए ओटा 2.0 में जो 2025 में होना है उसमें किस तरह से इतिहास को पढ़ा जाता है। और उसके प्रारंभिक चरण में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ, किस तरह वो अपने अपने काल में आया, किस तरह पृथ्वी के बनने के बाद मानव धरती में रहा, उसने किस तरह अपना विकास किया और आगे चल के वो साइकिल से गाड़ी, गाड़ी से हवाई जहाज़ का सफ़र उसने तय किया। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी पहली क्लास की। देखते हैं इतिहास क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, मेन मेन चीज़ देखिए। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? भूत का वर्तमान से संवाद। इतिहास क्या है? पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। भूत काल का, भूतकाल का वर्तमान से, भूतकाल का वर्तमान से संवाद या बातचीत करना। संवाद करना ही ही इतिहास है। ये प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं बोला जाता, लेकिन ये समझने के लिए एक सरल माध्यम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। भूत का वर्तमान से संवाद ही इतिहास है। एक और इस तरह बोला जाता है कि पास्ट पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। ठीक, भूत की जो राजनीति है, जो पहले की राजनीति है, वही आज की इतिहास है। भाई, आप इतिहास में आप हर चीज़ को जोड़ाव कर सकते हैं। कैसे जोड़ाव करेंगे? जैसे आप मान लीजिए पॉलिटी में आ गए और पॉलिटी में लोग पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ये हुए थे, है ना, ये लोकसभा थी, ये विधानसभा थी, इनके चुनाव हुए ऐसे, इन्होंने ये काम किया, ये काम किया, पिछली सरकार ने क्या काम किया, है ना। तो ये सब चीज़ें तो इतिहास है। अब वही चीज़ सीख के आगे वाले प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री जो भी आते हैं, विधायक, सांसद, वो उनको देख के पिछले सांसदों ने क्या काम किया, उन्हीं को देख के तो वो आगे तरक्की करते हैं। तो यही इतिहास है। ठीक, तो इतिहास क्या है? भूतकाल का वर्तमान से संवाद करना ही इतिहास है। सिंपल सा, सरल सी परिभाषा। तो इसको हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं हम लोग। पास्ट पॉलिटिक्स, पास्ट पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। काफ़ी इतिहासकार पहले आए भारत में, जैसे अलबरूनी आया, कल्हड़ आया, ये सब आए। तो जैसे अलबरूनी आया था पहली बार, तो उसने कहा कि भारत में इतिहास बहुत नहीं था, भारतीय वालों को इतिहास का ज्ञान नहीं था, इन लोगों को कुछ नहीं पता आता जाता था इतिहास के बारे में। उलूल जुलूल की कहानी सुनाते थे। फिर आज तरंगड़ी लिखी गई कल्हड़ ने। फिर उसने मतलब कि तिथिवार, डेट वाइज घटनाओं को लिखा, तो उसको ऐतिहासिक मानते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इतिहास का निर्माण कैसे होता है? ठीक, तो अगर हम लोग पढ़ें कि इतिहास का निर्माण कैसे होता है। इतिहास का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे इतिहास का निर्माण करते हैं हम लोग? तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि दो चीज़ें चाहिए इतिहास निर्माण के लिए। एक तो चाहिए पुरातात्विक स्रोत, मतलब कि आर्कोलॉजिकल प्रूफ चाहिए हम लोग को। एक पुरातात्विक साक्ष्य चाहिए। एक, तो इतिहास का निर्माण दो चीज़ों से होता है। एक है पुरातात्विक साक्ष्य, आपका इसको पॉइंट 1 आप बोल दीजिए चाहे तो, और सेकंड आप बोल दीजिए
साहित्यिक साक्ष्य। ठीक, एक हो गया आर्कोलॉजिकल प्रूफ और दूसरा हो गया आपका लिटरेचर वाले साहित्य। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई दो। अब कैसे इतिहास शुरू हुआ? अब पाषाण युग आ गया, लेकिन इसके पहले भी हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिससे कि आसानी से आप और चीज़ें समझ सकें। ठीक, तो इतिहास में हम लोग अध्ययन करते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य क्या हैं और ये कैसे जानते हैं। तो हम लोग उसको अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। तो पहला अगर पॉइंट हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक होता है प्री हिस्टोरिक एज। ठीक, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? ये है प्राक ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। हम लोग अब इसमें पता करेंगे कि इसमें क्या हम लोग को पुरातात्विक साक्ष्य मिले, क्या साहित्यिक साक्ष्य मिले। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग प्राक ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें मिली। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो है इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो लिखेंगे हम लोग केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसका मतलब है केवल जग गया, इसका मतलब है कि हम लोग को साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, अब एक आएगा, इसको हम लोग ए बना लेते हैं। ठीक, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको बना लेते हैं बी। अब बी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे बी में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है? इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। आप सोच रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है? केवल पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले, इसका एग्जाम्पल ही है पूरा प्रसार काल। ठीक, स्टोन एज। ठीक, पूरा पसाड़। एग्जाम्पल क्या है इसका? पूरा पसाड़ काल। ठीक है, लीजिए एग्जाम्पल भी स्टोन एज यही है। ठीक, अर्ली स्टोन एज। ठीक, अब प्रोटो हिस्टोरिक में क्या हुआ? अब प्रोटो हिस्टोरिक में ये हुआ कि हम लोगों को हम लोगों को इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? पूरा तात्विक के साथ साथ, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य भी मिले। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि साहित्यिक जो साक्ष्य मिले थे उनका अध्ययन नहीं किया जा सका। साहित्यिक साक्ष्यों का अध्ययन नहीं हो सका। ठीक, नहीं हो सका या नहीं किया जा सका। समझ में आ गया आपको बच्चों? ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, अब आपके पास 2 पीरियड ऐसे आ गए हैं जिसमें
कि आपको आर्कोलॉजिकल प्रूफ मिले हैं सिर्फ और सिर्फ। उसका एग्जाम्पल क्या है? पुरा पसाड़ काल, स्टोन एज आपका। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं? इसमें आपको मिली हैं पुरातात्विक के साथ साथ और साहित्यिक साक्ष्य, ठीक, और इनका अध्ययन हो सके। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। अब एक और चीज़ है, अभी क्या है, अब भाई हम लोग को पहले तो आर्कोलॉजिकल मिले थे, अब लेकिन इसमें लिटरेचर वाला भी एक ऐड हो गया है पार्ट। तो अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़ेंगे सी, ABC, ठीक। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक। ये है ऐतिहासिक काल। अब आप लोग जान गए होंगे ऐतिहासिक काल क्यों है। सोचिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या नई चीज़ हुई? तो इसमें ये नई चीज़ हुई कि साहित्यिक स्रोत तो मिले मिले, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत पर लिख देता हूँ ना, तो आसानी रहेगी समझने में। अब इसमें हम लोग को पुरातात्विक तो सभी मिलेंगे। पुरातात्विक तो आज भी आप खोदोगे तो आज भी मिल जाएंगे। आज तो साहित्यिक साक्ष्य के अलावा आपको और भी प्रूफ मिल जाते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य प्लस, प्लस कर लेते हैं साहित्यिक साक्ष्य। भाई ये दोनों चीज़ें तो हड़प्पा काल में मिली, तो ऐतिहासिक पीरियड कैसे हुआ है? साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिले, मिले, लेकिन किंतु परंतु दोनों मिले साथ ही क्या हुआ कि साथ ही साहित्यिक साक्ष्य का अध्ययन या जा सका, ठीक। समझ में आ गया आप लोग को क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटी? ठीक है, तो ये था आपका इतिहास कि किस तरह हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप लोग जान नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ें थी, प्री हिस्टोरिक क्या था, प्रोटो हिस्टोरिक क्या था, और हिस्टोरिक पीरियड क्या था। इसी तरह हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों में अब हम लोग देखेंगे आगे बढ़ के कि क्या क्या चीज़ें बनी। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में, ठीक। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या चालकोलिथिक एज, और आयरन एज, लोह युग, है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आसानी से और सुविधा भी रहेगी पढ़ने में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको आप लोग टॉपिक नंबर 1 भी बोल सकते हैं, ठीक। लेक्चर 1 तो लिखा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं क्लास को आप जितने अच्छे से समझ लेंगे ना, उतने अच्छे से इतिहास समझ में आएगी। इतिहास में याद करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसमें पसाड़ काल में क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि स्टोन एज है। आपने क्लास 6 के NCERT पढ़ी होगी, उसमें तो कहानियों के माध्यम से बढ़िया तरीके से बताया जाता है कि ऐसे ऐसे मानुस आया। तो ये जो स्टोन एज है, ये इसके स्टोन एज का प्रारंभिक चरण जो था आइस एज था, ठीक। तो इसको हम लोग आइस एज भी कह सकते हैं, ठीक। क्या कह सकते हैं? आइस एज, ठीक। आइस एज, आइस एज क्या थी? हिमयुग क्या था? हिमयुग में आपने देखा होगा कि जब जैसे पृथ्वी बनी तो एक दहकते गोले की तरह थी, गर्म, बिल्कुल लावा बिल्कुल। और उसके पास जब गर्म होने की ठंडी होना शुरू हुई तो उसमें सबसे पहली अवस्था जो थी आइस एज की थी। पूरी पृथ्वी में बर्फ़ ही बर्फ़ थी, पूरी पृथ्वी में। तो जो प्रारंभिक मनुष्य आए
पहले तो मनुष्य थे ही नहीं, पृथ्वी में जीव बने, जंतु बने। ठीक। जैसे पीरियड में अगर हम बांटते हैं तो प्री पैलेयोजोइक आया युग पहले। प्री पैलेयोजोइक में एक आया, फिर आया पैलेयोजोइक। ठीक। फिर आया उसी इन्हीं के भाग थे, फिर पैलेयोजोइक, पैलेयोजोइक, मिसोजोइक, है ना, नियोजोइक, डिवोनियन सक। अब डिवोनियन काल में मछलियाँ आ गई, उभयचर के प्राणी आए जो जमीन में और पानी दोनों में चल सकते थे, जैसे मगरमच्छ, मेढक, ये सब अवस्थाएं बनी। मछली, प्रारंभिक मछली देखिए पानी में रहती थी सिर्फ। व्हेल मछली आई। ठीक, इस तरह चीज़ें बनी। तो ये तो ज्योग्राफी चीज़ हो गई। अब हम लोग तो इस समय तो हिस्ट्री पढ़े, तो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। अब उसने क्या किया, और उसने तो हम लोग देखते हैं कि पैलेयोलिथिक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। ठीक। तो पैलेयोलिथिक पूरा प्रसार काल को हम लोग लोअर, मिडिल और अपर एज में बांट सकते हैं। ठीक। तो हम लोग अब इसको ऐसे अध्ययन कर सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग इसको इसी में लिख देता हूँ मैं, जिससे कि आगे मुझे पूरा पढ़ाना ना पड़े आपको। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसको एक महोदय थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के। ठीक। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुटे। तो उन्होंने अध्ययन के लिए इसको इन कालों में बांटा, ऐसा कह सकते हैं, इन कालों में बांटा, इन कालों में। ठीक है। पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो प्रारंभिक मानव, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहले इनके बारे में बता देता हूँ, जिससे कि अगर एग्जाम में कभी आया तो पूछा जा सकता है। एक व्यक्ति थे, ये जियोलॉजिस्ट थे। पहली बात तो जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है भूगर्भ वैज्ञानिक, या भूगर्भ लिख देता हूँ पूरा पूरा, भूगर्भ वैज्ञानिक। एक, कौन थे भूगर्भ वैज्ञानिक? एक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। जैसे इनको फुट बोलें कि फूटे बोलें, समझ में नहीं आता। तो आप अपनी सुविधा के लिए इनको रॉबर्ट ब्रूस फुटे बोल सकते हैं और ब्रूस फुट भी बोल सकते हैं। हम लोग तो फुट ही बोलेंगे, बाकी जो फुटे बोलते हैं उनको फुटे बोलने दीजिए। ठीक। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, इन्होंने प्री हिस्टोरिक एज का डिवाइजेशन किया कि इस भाग में इनको बांटा जाएगा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एडवर्ड लॉर्टेंट करके। एक एडवर्ड लॉर्टेंट करके, इन्होंने पैलोलिथिक को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक। जो आपका ये पैलोलिथिक का है ना, पैलोलिथिक, इसको 3 भागों में विभाजित किया। अब ये दिख रहा होगा ना। ठीक। 3 भागों में विभाजित किया। अब ये 3 भाग कौन कौन से थे देख लेते हैं। एक था लोअर, एक था अपर, एक, लोअर के बाद तो मिडिल आएगा। ये अपर। ठीक। ये सब चीज़ें थी। तो इन्होंने इसको इस भाग में बांटा, इसलिए क्यों बांटा कि सुविधा हो पढ़ने में और समझाने में भी लोगों को कि किस तरह मानव का विकास हुआ। भाई, मानव का विकास कैसे हुआ? पहले वो 4 पैरों में चढ़ता था। ठीक। 4 पैरों में चलता था। उसके बाद वो धीरे धीरे उसने सीधा होना शुरू किया, और पूरी तरह से सीधा तो नहीं हो पाया, लेकिन लगभग लगभग सीधा हो गया। कंधे झुके हुए थे उसके उस समय भी, लेकिन सुडौल था, भारी भारी शरीर का। और उसने अपना विकास करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो 2 पैरों पर चलने लगा, और 2 पैरों चलने से उसकी रफ्तार में वृद्धि हुई, दौड़ने ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर जानवरों से बचने लगा। और प्रारंभिक मानव, आप जानते होंगे कि नोमैडिक था, कोई शहर तो बसा नहीं था। तो पहले एक जब मनुष्य आया तो उसने सोचा होगा कि कहाँ आ गए। ठीक। ये कहाँ आ गए हम, फिर से धरती में आ गए हैं।
तो ये चीज़ है। अब इसके काल के बारे में सबसे ज़्यादा जानना हो ना अगर आइस एज के बारे में, तो आप बच्चों लोग एक मूवी देख लीजिएगा, आइस एज के नाम से ही मूवी है। उसमें आपको आइस एज कैसे बना बताएगा। वो भी वो कार्टून मूवी है एक तरह से, कोई हीरो नहीं उसमें। और उसमें दिखाएंगे कि कैसे आइस एज बना, किस तरह आइस एज ख़त्म हुई, फिर पानी का स्तर कैसे बढ़ा। तो ये सब चीज़ें भी तो इम्पोर्टेंट हैं, तभी तो धरती में मानव विकास होगा। तो वो सब जो प्रारंभिक मानव था, मतलब समझ लीजिए आप 20 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, 20 मिलियन ईयर्स एगो आइस एज स्टार्ट था ना। उसके पहले वो तप्ता लावे की गोले की तरह थी, तप्त लावा का गोला थी। और उसने अपना विकास किया, करते 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 ये आया काल। तो इस कालों में हम लोग लोअर मिडिल अपर पढ़ते हैं पैलोलिथिक में। अब पैलोलिथिक में भी, अब इसको आपको अगर पढ़ना है, अगर इनका टाइम पीरियड, आप कोई भी बुक लीजिए, चाहे एनसीईआरटी लीजिए, चाहे किसी हिस्टोरिक की लीजिए आप लोग, तो यूपीएससी में भी कभी डेट नहीं पूछी जाती किसी भी एग्जाम की, लेकिन सुविधा के लिए मैं इसको आपको डेट बता दे रहा हूँ। तो सुविधा के लिए आप इसको लिख सकते हैं 2 मिलियन से 1 मिलियन BC, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं, मैं इसको एम लिख देता हूँ, है ना, जिससे क्या साइन रहेगी 1 मिलियन, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 1 मिलियन से ये आ जाएगी आपकी 35,000 BC। सबसे बड़ा पीरियड था ये लोअर पैलोलिथिक, सबसे बड़ा पीरियड, देख लीजिए। 1 मिलियन से 2 मिलियन, पूरे 10 लाख साल चला। फिर इसके बाद ये चलेगा अपर, यही मेन है अपर, जिसमें मानव ने काफ़ी कुछ सीखा। तो ये 35,000 BC से बनेगा आपका 10,000 BC तक, ठीक। ये हो गया डेट। और अगर आपको सिर्फ पैलोलिथिक समझना है, सिर्फ पैलोलिथिक, मोटा मोटा अगर इसकी डेट जाननी है, तो आप कहीं भी अगर कभी लिखा हो डेट, तो आप इसको ध्यान दे सकते हैं, सिर्फ यही डेट है इसकी। ऐसे आप 35,000 से 10,000 BC। वैसे BC कम लिखा जाता है, कहीं कहीं BCE लिखा होता है। क्या लिखा होता है? BCE। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक। एक BC होता है बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है AD, होता है एनो डोमिनी, ठीक, ईसवी सन। ये है ईसा पूर्व, BC। अब BC की जगह ये पूरा होता है BCE, बिफोर कॉमन एरा, और एक कॉमन एरा, ठीक। अब इसका काल आपको देखना है, तो जाहिर सी बात है जब ये 10,000 में ख़त्म हो रहा है तो ये 10,000 से शुरू होगा। ये सबसे छोटा काल था, 10,000 से 9,000 तक चला बस, बिफोर कॉमन एरा, ठीक। ये तो लग ही नहीं रहा है। ठीक। अब आ गया 9 पसाड़ साल। तो जाहिर सी बात है ये अब 9,000 से शुरू होगा, और लगभग लगभग ये 3,500 तक जाएगा। इसके बाद ये आपकी ब्रोंज एज या चारकोलिथिक पीरियड या हड़प्पा सभ्यता, है ना, सब एक ही हैं, सब जोड़े जाते हैं। और फिर आयरन एज शुरू होगा, फिर वही वैदिक पीरियड आपका आयरन एज, ठीक। तो ये चीज़ें थी। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जिससे कि जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी होता है और आता भी है। थोड़ा बोरियत होता है इसमें, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कोलॉजिकल हैं, कोई लिटरेचर तो है नहीं इनका, तो कहानी कहाँ से बनेगी। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, आप देखिएगा इस मूवी को अगर समय मिले आप लोग को, तो काफ़ी अच्छी मूवी है। इससे आपको इस साइट के बारे में कुछ कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, आइस एज के बारे में। तो काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह एक जानवर है, वो एक नारियल तरह का एक फल है, उसके पीछे पड़ा हुआ है पूरी पिक्चर में। और किस तरह धरती में बदलाव हो रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो अपने नारियल का जो फल है नारियल जैसा, उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको पकड़ने के पीछे है। और वो पकड़ता है, मर भी जाता है, फिर जिंदा होता है। इस तरह दिखाया गया है कि उसमें ये भी दिखाया गया है कि जब बर्फ़ पिघलती है, तो एक सेकंड पार्ट होगा जहाँ तक है, बर्फ़ पिघलती है, तो उसमें एक शेर है, वो पानी में गिरने से डर रहा होता है, कहीं कुछ न हो ना जाए, क्योंकि ज़मीन का प्राणी है। अब बर्फ़ पिघल रही है तो क्या करेगा वो, तो कूदता है, तैरना सीखता है, इस तरह आगे आगे बढ़ता है।
तो ये सब चीज़ें पीरियड हैं आपकी। ठीक। तो प्रारंभिक मानव कैसा था? नोमेडिक था। इस काल में मानव, तीनों में ही मानव नोमेडिक रहेगा। ठीक है। तो मनुष्य कैसा रहेगा? नोमेडिक। अब हम लोग पढ़ेंगे पैलेयोलिथिक। लोअर मिडिल हम सबको एक साथ मिल के पढ़ा लेते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर अलग अलग पढ़ लेते हैं, जैसा आप बताएंगे। तो आप कैसे बताएंगे, मैं बताता हूँ। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन मेन मेन पॉइंट। हम लोग पढ़ते हैं पैलेयोलिथिक। ठीक। पहले पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला पॉइंट पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक। पूरा पसाड़ काल। ठीक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, जान लेते हैं। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ओल्ड स्टोन। ठीक। पता करना जरूरी होता है, इसलिए आप इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो इसके तीन भाग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोअर है, मिडिल है, अपर है। तो हम लोग सिंपल सिंपल चीज़ें देख लेते हैं। तो ऐसे हम लोग उसको पढ़ते हैं कि सबसे पहले ए का ही, ये तो पॉइंट ए हमारे लिए, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं ए पॉइंट। ठीक। ए पॉइंट करने का फ़ायदा ये रहेगा कि क्लियर हो जाएगा किस काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं लोअर पैलियोलिथिक के बारे में जल्दी जल्दी कुछ पॉइंट। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके एनडीए के एग्ज़ाम में इतना डिटेल में ये पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि हिस्ट्री और भी है। अगर यही पूछते रह जाएंगे तो बाकी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे? तो इस काल में मनुष्य कैसा था? प्रारंभिक मनुष्य था, ओल्ड स्टोन एज है ये। ठीक है। और ये पीरियड जो है पैलियोलिथिक आपका, ये आइस एज का ही पीरियड है। ठीक है। अभी इसमें पर्यावरण जो है कठोर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कुछ पॉइंटों में पढ़ते हैं इसे। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऐसे एरो बनाते हैं, लिखते हैं। पर मौसम कठोर लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा ना। पर्यावरणीय मौसम कठोर आदिम मानव किसी तरह से प्रकृति के साथ सहयोग करता है। ठीक। इस काल में क्या करता है? मौसम कठोर है, बर्फ है, क्योंकि आदिम मानव किसी तरह से प्रकृति के साथ सहयोग करता है। ठीक। क्या करेगा? करता ना तो मरता क्या? तो वो चीज़ें हैं, वो वाला हाल है इसका। इस काल में एक वो, अब जानवर बड़े बड़े थे, उनसे बचाव कैसे करेगा अपना? तो उसने एक चॉपर होता है, आपने चॉपर का नाम सुना होगा। तो इस काल में एक चॉप चॉप कल्चर कहते हैं इसे। तो इससे हम लोग कहते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति। क्या कहते हैं? चॉपर चॉपिंग संस्कृति। ठीक। चॉपर चॉपिंग कल्चर, इसका इंग्लिश में भी ये नाम है। ठीक है, चॉपर चॉपिंग कल्चर। बड़े बड़े हथियार होते थे, जो पत्थर होते थे, उन्हीं से अपना बचाव करता था। हैंड एक्स जैसे होता है इसमें। ठीक है।
और इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक क्वार्टजाइट चलता था। क्वार्टजाइट पत्थर होता है ना क्वार्टजाइट का। भूगोल में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, क्लास 6 या 7th में ही, 6 में ही पढ़ा होगा, 7th में। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे लोग। ठीक है। एक तरह का क्लेवर था, एक चीज़ होती क्लेवर, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। क्लेवर, एक क्लीवर, एक क्लीवर होता था। नुकीला हथियार होता था एक तरह का, ज़्यादा नुकीला तो नहीं, लेकिन पत्थर से तोड़ के लोग बनाते थे हथियार अपने शुरुआत में। भाई जानवर से बचना है ना, तो कैसे उससे बचाव करेंगे, तो कोई ना कोई हथियार, कुल्हाड़ी जैसा हैंड एक्स तरह का यूज करते थे। इसमें ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके कुछ स्थल में इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण स्थल क्या है इसके, ये देख लेते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। एक स्थल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है, अतिरम पक्कम। अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम, ये तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट स्थल है, यहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं, प्रारंभिक साक्ष्य मानो के। इसी तरह एक पल्लवरम जगह है, पल्लवरम, चेन्नई के पास, वहाँ पे हैंड एक्स मिला है। ठीक है। पल्लवरम हो गया। आपको सोहन नदी घाटी एक पड़ती है, हिसार के पास बेला नदी घाटी है यूपी में। ठीक। और आप देख सकते हैं, में एक स्थल है सोहन नदी घाटी, ये पेशावर के आसपास का क्षेत्र है, सोहन नदी घाटी। ठीक। ये स्थल हैं, आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। एक स्थल इस तरह का मिला है बोरी में, ये महाराष्ट्र में है बोरी। महाराष्ट्र एमपी का बॉर्डर लगता है ये कभी कभी, कुछ लोग इसको एमपी में भी बोल देते हैं। ठीक है। तो बोरी महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे एक पूरा स्टोन का, जो पत्थरों का शहर टाइप का, वो बसा मिला, इनको मिला पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे, तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे हमको पत्थर के उपकरण मिले हैं, क्या मिले हैं, पत्थर के, पत्थर के उपकरण मिले हैं। ठीक। ये सब चीज़ें मिली हैं, बस इसके लिए इतना ही है। अब इसी में हम लोग, अगर और भी चीज़ें आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि इसी में पढ़ लेते हैं, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम लोग को पॉइंट क्या दिया था हम लोगों ने, लोअर पैलियोलिथिक में पॉइंट दिया नहीं था हम लोगों ने, पॉइंट दे देते हैं इसमें हम लोग। फर्स्ट लिखा है ना, तो इसमें .1 कर देते हैं ना, आसानी रहेगी। ये .2। अब पढ़ेंगे हम लोग मिडिल। ठीक। मिडिल पैलियोलिथिक। अब इसमें क्या चीज़ें थी, अब इसमें मनुष्य, जो आदिम मानव था, उसने थोड़ी सी तरक्की की। पत्थर बड़े की जगह थोड़े छोटे कर लिए, थोड़े मोटे थे नुकीले में, तो अब नुकीले कर लिए। हैंडेक्स बनाया उसने, एक कुल्हाड़ी बनाई अच्छी सी। ठीक। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा और क्लियर लिख दूँ ना, थोड़ा खराब हो गया है ये। मिडिल
पैलोलिथिक पीरियड हो गया, ठीक है। अब इसमें मानव ने थोड़ी तरक्की की, अपने जो हथियार हैं उसने और अच्छे बनाए हथियारों में। अब इसमें फलक संस्कृति बनी है ना, इसमें फलक संस्कृति आप बोल सकते हैं आप, फलक संस्कृति विकसित हुई, ठीक। अगर फलक संस्कृति पूछा जाए तो फलक संस्कृति बन विकसित हुई। ये संस्कृति क्या हुई कि इसमें जैसे जैसे हथियारों का यूज हुआ ना, तो वैसे ही संस्कृति बना दी। जैसे चॉपर चॉपिंग वाले हथियार बने, क्लीवर बने, तो चॉपर चॉपिंग संस्कृति हो गई। इससे फलक संस्कृति में फ्लेक्स होता है इनको, ये फ्लेक्स हैं, ठीक है। ये फ्लेक्स एक तरह के पत्थर के हथियार होते थे, विकसित हुई। अब इसमें क्या हुआ, मौसम जो है थोड़ा सुस्त हुआ, मतलब इतना शुष्क नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा हुआ। मतलब ये वही एज है जो बर्फ़ पिघलना शुरू हुई, हल्की हल्की। अब मनुष्य ने थोड़ा थोड़ा घुमंतु के जगह अब नदियों के पास ये रहने लगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा आने लगेगा नदियों के पास, इलाकों में रहने लगेगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि मानव मानव शिकार बेहतर करने लगा, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है। भाई मानव शिकार भी तो करेगा कि नहीं करेगा। अब इसमें क्या था, पहले उसने क्वार्टजाइट के पत्थरों का यूज किया था ना, अब इसमें ये इग्नियस वाले पत्थर यूज करेगा, जो अग्नेय चट्टानों के पत्थर होते हैं वो यूज करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं ठीक, अग्नि चट्टानों के पत्थर का प्रयोग किया उसने। जैसे जीनियस रॉक्स थी, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं आपकी, उनका इसने यूज किया शुरुआत में, ठीक है। अब इनके साइड देख लेते हैं कुछ। अब इसने क्या किया कि बड़े पत्थरों से, बड़े पत्थरों से छोटे पत्थरों को तोड़ना प्रारंभ किया, ठीक है। तोड़ना प्रारंभ किया। तो अगर इनको आप पढ़ना चाहें तो इसको ले सकते हैं, इसको इसने बोला, इसे क्या बोलते हैं, लेवल वाइज। ऐसे लिख देते हैं, लेवल वाइज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब कुछ जगह देख लेते हैं इनकी। अब इनकी जगहों में कुछ एक निवासा, महाराष्ट्र में इनका स्थान मिला है, निवासा में। इसकी खोज की, जो स्थल की खोज की है, ये कभी पूछ लेते हैं, HD सांकलिया ने। जैसे निवासा जो है MP में है, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में है। यहाँ भी काफ़ी स्थल पाए गए हैं। वही स्थल थे जैसे भीमबेटका मिला है ना। और नर्मदा नदी घाटी, तुंगभद्रा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, में हम लोग जोड़ लेंगे तुंगभद्रा नदी
प्रारंभिक मानव ने ऐसे ही काम किया अपने, और क्या काम करेगा वो। अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम लोग अब पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अपर पैलियोलिथिक, ठीक, अपर पैलियोलिथिक। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। अब क्या हुआ, मौसम जो है, अब इस काल में क्या होगा कि मौसम जो है शुष्क हो जाएगा, और अब पिघल गई। अब धीरे धीरे मनुष्य के ज़्यादा मौसम अनुकूल बना रहने के लिए, ठीक है। तो मौसम शुष्क हुआ, ठीक, शुष्क हुआ। अब मनुष्य और आराम से रहने लगा। अब उसने सबसे अच्छी चीज़ क्या की कि अब जो उसके हथियार थे वो नुकीले हो गए। जैसे समझ लीजिए कि इतने नुकीले हो गए चाकू के शेप में बनने लगे। अब इसी काल में ये जो तो ऐसा ले सकते हैं कि पशु शिकार के जो उपकरण थे, इसके उपकरण वो क्या हुए, नुकीले हुए, नुकीले बने, ठीक। पशुओं का शिकार करने के लिए इसने नुकीले किए। अब क्या किया इसने, और इसने क्या किया, अब इसी काल में आग की खोज भी हो चुकी थी। आग तो पहले भी थी भाई, जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी बनी थी उल्काओं की बारिश होती थी तो आग तो थी, लेकिन तब मनुष्य इससे डरता था, आग से, इसका इस्तेमाल करना नहीं जानता था। आग की खोज हुई, लेकिन तब मनुष्य क्या करता था ना कि आग तो पहले भी थी, लेकिन इससे डरता था। जंगलों में आग लग जाती थी तो भाग जाता था डर के मारे। कभी गया, जैसे एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो गया वहाँ पे, और देखा क्या हुआ, वो गया आगे और वापस ही नहीं आया। लोगों ने कहा क्या हुआ, अरे पता ही नहीं चला। तो वो चीज़ थी। अब इस काल में क्या किया कि आग की खोज का मतलब है कि अब वो पत्थर से पत्थर रगड़ के आग को बनाने लगा, पैदा करने लगा। आग का आविष्कार किया उसने। अब वो आग को अपने यूज के लिए प्रयोग करने लगा, जैसे पशुओं को डराने के लिए यूज करने लगा, भगाने के लिए यूज करने लगा। अब ये सब चीज़ें उसने शुरू की। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस काल में एक तरह से आधुनिक मानव, आधुनिक मानव के उदय का प्रारंभ हुआ। ठीक। अब क्या हुआ कि आधुनिक मानव के उदय का प्रारंभ हो गया। अब इसमें भी वही वही साइटें हैं, साइट्स वही रहेंगी हमेशा, ज़्यादा कुछ चीज़ें बदलती नहीं हैं। तो साइट्स ज़्यादा बदलती नहीं हैं। तो इसमें अब हम महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे वही चीज़ें हैं इसमें भी सेम, ज़्यादा स्थल बदलते नहीं हैं, बस कुछ जगह हैं। जैसे नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा एक जगह है, वहाँ पे मिला है इनका स्थल। ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्रा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे आप लोग अभी पूछ लिया जाए, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है ना एनडीए के एग्जाम में, विश्वास नहीं किया जा सकता, तो याद करना जरूरी है। क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, या और कोई भी है आपकी नज़रों में मजबूरी के नाम में? तो नागार्जुन कोंडा हो गया। आप नर्मदा नदी घाटी लिख लीजिए यहाँ सी में, नर्मदा नदी घाटी, वहाँ नदी घाटी पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ नदी
सोहन नदी घाटी। और बेलन नदी घाटी भी आप इसमें लिख लीजिए, यूपी में है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। बेलन नदी। अब ये नदी घाटियों के क्यों नाम लिखे गए हैं? क्योंकि जब मनुष्य ने धीरे धीरे अपना शुरुआत की, जैसे मछली पकड़ने का काम उसने शुरू किया इसी काल में, और जब मछलियाँ पैदा हो चुकी, इसका मतलब है डियोनियन युग जो था इस काल में आ चुका था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मछली पकड़ना। अब उसने धीरे धीरे अपना विकास कर लिया। ठीक है। अब उसने अपना विकास कर लिया, आगे खोज हो गई, अब रहने लगा। अब आधुनिक मानव के उदय का प्रारंभ चरण बोल सकते हैं इसको, ये बना। इसके बाद हम लोग कौन सा पीरियड आएगा हम लोग का? अब आप लोग का आएगा मीसोलिथिक, मध्य पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल था, अब आएगा मध्य पसाड़ काल। तो हम लोगों का ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा ना। मैं कहता हूँ ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट, क्या हो जाएगा? मीसो ये हो जाएगा मध्य पसाड़ काल। अब इस काल में मैंने उसने क्या किया? इसका पीरियड तो आपको पता ही है क्या है, मैं लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए लिख देता हूँ एक बार। ये ज़्यादा ज़्यादा साल नहीं चला, 1000 साल चला। 9000 BC। ठीक। बस 10,000 है ना। अब इसमें क्या किया? अब मनुष्य और बेहतर हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि वो अब नदियों के किनारे बसना शुरू किया। तो पहले तो लिख देते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि मनुष्य ने नदियों के किनारे रहना। और कौन सी नदी थी वो? गंगा नदी डुआब। ये कौन सी नदी थी? गंगा नदी दोआब। भाई जब वो सिंध के से आया आगे, तो उसने क्या किया? गंगा नदी के किनारे बस गया। अब इसमें एक अब जब नदी किनारे उसने हुआ, तो उसने थोड़ा थोड़ा प्रारंभिक रूप से खेती करना प्रारंभ की ना। अब खेती करना प्रारंभ करेगा वो। अब आग का इस्तेमाल जान ही चुका था वो। प्रकार में इसने आग का और बेहतर उपयोग किया। हथियार जो हुए छोटे हुए, जो इनके हथियार थे, हथियार और हथियार उपकरण जो हैं इनके छोटे और बेहतर हुए। आप बेहतर हुए। ठीक है। हथियार और उपकरण इनके बेहतर हुए। अब इसी काल में उसने शुरुआत में एग्रीकल्चर प्रारंभ किया। पहले क्या करता था वो? अकेले अकेले भाग जाता था, चलो आज से क्या करने चलते, किसी चाँव को देखा मारने चला गया, भाग गया। अब इस काल में क्या करेगा वो? कि शिकार बेहतर हुए तो अब वो ग्रुप हंटिंग करेगा। सामूहिक सामूहिक शिकार, सबकी ग्रुप हंटिंग शुरू करेगा। सामूहिक शिकार करना प्रारंभ किया।
और सामूहिक शिकार कैसे करता था? उसने धनुष बाण बनवाना बनाया, प्रारंभिक धनुष बाण बनवाए। एक लकड़ी ली, उसको मोड़ा, उसमें कुछ बांधा रस्सी रस्सी, और उससे जिससे कि वो शिकार के पास ना जाना पड़े। भाई शिकार भी तो खतरनाक होते गए ना, जैसे जैसे जानवर बढ़ते गए, तो जैसे इनकी तरक्की हो रही है वैसे पशुओं की भी तरक्की होगी, और पशुओं की तरक्की होगी तो और हिंसक बनेंगे। तो उसने धनुष बाण का आविष्कार किया, बो एंड एरो का। धनुष बाण बनाए, इसलिए शिकार के लिए। नुकीले हथियार मैं लिख ही चुका हूँ कि नुकीले हथियार बने, ठीक। तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार, छोटे नुकीले हथियार बने, छोटे अब उसने रहना प्रारंभ किया। अब घुमंतु जीवन उसे त्याग दिया, जब नदियों के किनारे वो रहने लगा, तो अब वो कैसे रहने लगा? घर बना के स्थायी निवास का प्रारंभ हुआ। स्थायी निवास का प्रारंभ, वही नदियों के किनारे रहने लगा, स्थायी निवास का प्रारंभ हुआ। अब जब स्थायी निवास का उसने प्रारंभ किया, तो अब इसका मतलब है कि वो स्थायी निवास जब प्रारंभ हुआ, तो उसका मतलब है कि उसने अब कृषि करना प्रारंभ किया, कृषि करना शुरू। उसने क्या किया? एक बीज खाया, फेंक दिया, और उससे उससे उसके अब इसके महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। महत्वपूर्ण स्थल, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो है ही इंपॉर्टेंट, बकवास नहीं कर सकते उन्हें, इंपॉर्टेंट है। तो महत्वपूर्ण स्थल में हम लोग देख सकते हैं, सराय नाहर एक जगह है, यूपी में ही है सराय नाहर, ठीक। कहाँ है यूपी में? एक है भीमबेटका, इस तरह एक आदमगढ़ है, ये एमपी में है दोनों चीज़ें। आदमगढ़, ये कहाँ पे है? सब एमपी में है। इंपॉर्टेंट जगह हैं, साइट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। इस तरह बागौर हैं, राजस्थान में। इस ये वही साइट है जहाँ पे पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। अब आदमी भाई जब कृषि कर रहा है तो दुधारू पशु गाय को पालना लगा, कुत्ते को उसने पालतू बनाया पहली बार, ठीक। आदमी का पहला दोस्त कौन है? मनुष्य का कुत्ता है, इसीलिए है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, पशु पालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिले। ये पूछ सकते हैं बागौर, ठीक है। इस तरह एक महदहा स्थान है यूपी में। महदहा कहाँ है? यहाँ पे भी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, मानव कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं। इस तरह एक चौपानी मंडो भी है, यूपी में ये भी जगह है, चौपानी मांडो। क्या है? एक मिनट इसको लिख देता हूँ सही से, चौपानी मांडो, ठीक। ये सब यूपी में है। तो ये साक्ष्य हैं इसके मेसोलिथिक में। इस तरह एक इम्पॉर्टेंट एक जगह है संगन कल्लू, कर्नाटक में, साउथ में। ये इंपॉर्टेंट जगह है संगन कल्लू, तो इसको भी अभी लिख लिया करिए। संगन कल्लू कहाँ पे है? कर्नाटक में। एक संगन कल्लू, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है कि
आप इसको देखते हैं, जैसे आप लोग सोचेंगे कि ये चीज़ें आती नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे इतिहास दिक्कत करेगा। अब हड़प्पा आता है क्वेश्चन, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा में ही भीमबेटका के बारे में बताया जाएगा आपको। हड़प्पा में भीमबेटका भी है, आदमगढ़ भी है, बगौर भी है, मधा भी है, संगनकल्लू भी है, और भी जगह हैं, रायनाहर भी है। रायनाहर, हाँ, ये भी है। तो ये भी जगह हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह एक जगह है गुजरात में, लंगनाज करके। तो ये सब जगह इंपॉर्टेंट हैं आपके एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। कहते हैं ना, तैयारी कभी आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अगर आधी अधूरी तैयारी रहेगी तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर का महत्व होता है अपना अपना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नियोलिथिक, नव पसार काल शुरू हो जाएगा। अब नव पसार काल में आप जानते हैं कि आग की खोज हो चुकी है, स्थायी निवास ने शुरू कर दिया है, पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया है। तो इसमें और बेहतर स्थिति आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा नियोलिथिक। इसका पीरियड भी लिखना पड़ेगा कि आप लोग समझदार हो जाएंगे। नौ पसाड़ काल है, लिख देंगे भाई, लिख देंगे। नौ, इसका पीरियड जहाँ से वो समाप्त हुआ वहीं शुरू होगा, और इसको हम लोग कर सकते हैं 3500 तक, आप मान लीजिए। ठीक, 5000 भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। कोई वो नहीं है, 3500, 1500, 4500, इसको आप चाहे तो 4500 कर लीजिए सुविधा के लिए। अगर ज़्यादा हो तो आप इससे 4500 भी कर सकते हैं। तो उस वाले में तो हमने 4500 नहीं किया, लेकिन इसमें हम 4500 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, तो 3500 भी कर सकते हैं, 4500, क्योंकि उसके बाद ब्रॉन्ज एज या चारकोलिथिक पीरियड शुरू होगा, तो हर जगह वेरी करती है ये डेट ऑफ बर्थ इनकी। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक उम्र के बाद डेट ऑफ बर्थ महत्व नहीं लगती है ना, छोटे में महत्व रखती है। ठीक है, एक एज के बाद डेट ऑफ बर्थ महत्वपूर्ण नहीं रखती, या एक एज के बाद महत्वपूर्ण रखती है। ठीक, अब इसमें क्या करेगा? तो वही पॉइंट इसमें भी हैं। अब इसमें मनुष्य ने, एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें, पेन चेंज कर लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ पहले ये है, तो इसमें लिखते हैं कि जो मनुष्य था ना, पहले क्या था कि प्रकृति के साथ सहयोग की अवस्था में था। अब प्रकृति में हस्तक्षेप की अवस्था में आ गया है। इसमें आ गया हस्तक्षेप की, मनुष्य ने प्रकृति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। शुरू तो पहले ही कर दिया था मेसोलिथिक में, लेकिन इसमें ज़्यादा किया। स्थायी निवास तो था ही पहले पहले। लिख देता हूँ तब भी, नदियों, स्थायी निवास प्रारंभ होने के साथ साथ परिवार की परिकल्पना भी इस काल में आई। ठीक है, परिवार की परिकल्पना, विकास हुआ। ठीक, परिकल्पना का विकास हुआ।
ठीक है। अब भाई रहने लगा साथ साथ, तो अब कुछ लोग बच्चों को देखने के लिए घर में रुक जाते थे और बाकी लोग शिकार में जाते थे। अब इसमें क्या था, वो मनुष्य जो था पहले फूड गैदरिंग करता था। गैदरिंग का मतलब है, फूड गैदरिंग का मतलब क्या होता है कि पहले वो अनाज इकट्ठा करता था, अब अनाज बनाने लगा। ठीक। तो लिख सकता हूँ अनाज या भोजन इकट्ठा करने के साथ ही पैदा करने लगा। ठीक है, पैदा करने लगा। भाई कृषि शुरू हो गई। पैदा करने का मतलब है कि कृषि उपजों का विकास हुआ। और कौन कौन सी कृषि उपजें आई जानते हैं आप लोग? कृषि उपजें आई जैसे अ, मक्का, मक्का नहीं कहूँगा, गेहूँ, चावल, बाजरा। ठीक। ऐसी फसलें इसने बनाना शुरू किया खाने के लिए, और भी फसलें आई। ठीक है। अब और क्या समझ रहा है? हाँ। अब जब भोजन बनाने लगा, पैदा करने लगा, तो आग के आविष्कार से पकाने लगा, तो उसको स्टोर करने लगा, तो इसने पॉटरी का निर्माण किया। ठीक है। पॉटरी का विकास भी इसी काल में हुआ है। इसका मृत भांडों का, मृत भांडों का निर्माण भोजन व फसल उपज को रखने के लिए किया। ठीक। आगे बढ़े। ओह, अब इसने क्या किया, और क्या किया? मृत भांडों का मतलब है इसने, एक मिनट क्लियर कर देता हूँ, है ना, कि आप पॉटरी ले सकते हैं। ठीक है। तरह तरह की पॉटरी बनाई, जैसे ग्रे कलर की बनाई उसने। ठीक है, ब्लैक वर्निश कलर बनाई, ग्रे ब्लैक बनाई, इस तरह। और इस काल में कुंभकारी के साक्ष्य पाए जाते हैं। कुंभकारी, कुंभकारी क्यों बनाई? कुंभकारी के साक्ष्य का मतलब जानते हैं क्या है? मैं इसको लिख इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप पोइट्री समझ ही नहीं पाएंगे। ये से समझ लीजिए, जब बनना शुरू हुआ तो यही तो हुआ, कुंभकारी जैसे मटके बनाते हैं ना वो लोग, देखा होगा अपने मूवीज़ में या फिर कहीं। आज तो बनते नहीं है। मिट्टी के मटके होते हैं, चक्का चलता रहता है गोल गोल, उसमें वो मिट्टी से धीरे धीरे करके गोल गोल करके मटके बनाते हैं। ठीक है, तो कुंभकारी के साक्ष्य मिले। ठीक। कुंभकारी के साक्ष्य मिले हैं। अब इनके महत्वपूर्ण स्थल हम लोग देख लेते हैं। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, यहाँ पर कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ ले सकते हैं हम लोग। क्या हुआ कि अब इस काल में मानव तरक्की करने लगा ना, तो धीरे धीरे समूह समूह में आने लगा। और समूह में आने के साथ साथ जो खाना जैसे ज़्यादा होने लगा, तो उसने क्या किया कि एक स्टोर रूम बनाया।
ठीक। फूड स्टोरेज का लिए अन्नागार बनाया, क्या बनाया, फूड स्टोरेज के लिए बनाया, ये किस लिए, फूड स्टोरेज। ठीक है। अब अन्नागार बनेगा, फूड स्टोरेज होगा, मतलब कि अब कुछ लोगों ने क्या किया कि जो बचा हुआ खाना था ना उस पर अधिकार, अब अधिकार नियंत्रण की भावना जागने लगी कि अब हम भी अब इस पर अधिकार करेंगे, जैसे ज़्यादा कमाने लगता है ना व्यक्ति तो इस तरह अधिकार करने लगता है। ठीक। इस तरह एक बुर्ज होम है, इस तरह एक है जगह आपकी, बुर्ज होम में कुत्ते और मनुष्य को साथ साथ अपनाने के साक्ष्य मिला है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि मनुष्य को साथ साथ दफनाया गया है, देखिए यहाँ पे इनको दफना दिया गया। क्या, इस तरह एक जगह है कोल्डीवा यूपी में, इंपॉर्टेंट साइट है कोल्डीवा, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल के पहले साक्ष्य मिले हैं, चावल का पहला साक्ष्य मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ज़्यादा चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया आपको क्लास, बस यही था इतिहास। प्रारंभिक इतिहास ऐसा ही होता है जब पुरातात्विक साक्ष्य ना हो तो बड़ी हो मतलब, और साहित्यिक साक्ष्य ना हो तो बड़ी बोरिंग क्लास होती है, मतलब ज़्यादा चीज़ें ही नहीं, आदमी ने बनाया खाया पिया और सो गया, फिर सुबह उठा फिर शिकार पे गया, मारा पीटा, खाया बनाया सो गया। तो जो चीज़ें उस काल में थी वो चीज़ें आगे वाले समय में भी थी, जैसे पैलेयोलिथिक काल में जो चीज़ थी वो आपको मेसोलिथिक में भी होंगी और बेहतर होंगी, और जो काल पैलेयोलिथिक और मेसोलिथिक में थी वही चीज़ें आपकी नियोलिथिक में थी। ठीक है। अब यही सब चीज़ें आपको आगे आने वाले ब्रोंज एज में मिलेंगी, चालकोलिथिक पढ़ेंगे हम लोग जब, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें आएंगी चीज़ें, तो उसमें यही सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह इन चीज़ों का विकास हुआ और अच्छे तरीके से उन्होंने नगर बसाए, शहर बसाए, है ना, तो ये सब चीज़ें भी देखेंगे हम लोग। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ सब इसमें, तो कुछ मेरे ख्याल से तो बचा नहीं है। ठीक। मकान बनाने लगे रहने के लिए, स्थायी निवास पाया होने के साथ साथ परिवार की परिक्रमा का विकास हुआ, इसका मतलब है कि मकान बनाने लगे वो लोग, अब रहने लगे, अब और भी जगह वो रहने लगे, साथ में रहने लगे, अब बच्चों की देखभाल करने लगे, पशुपालन तो होने लगा इसलिए कुत्ते के साक्ष्य मिले साथ साथ, बुझ होम में कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले इसीलिए। ठीक है। बस। थैंक यू बच्चों। ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही क्लास थी आपकी, ठीक है, क्लास इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, बाकी पढ़ना तो आप और भी कहानी पढ़ सकते हैं और भी मैटर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि जितना पढ़ाया जाए उतना आप याद करिए, अगर ज़्यादा पढ़ेंगे भूलेंगे ज़्यादा, और फिर क्या होगा, वो पोथी पोथी पढ़ जग मुआ भया ना पंडित कोय, है ना, वो वाला हाल हो गया। इससे पोथी नहीं पढ़ने की जरूरत है, उतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में ज़रूरी है आपके, जितना आपके एनडीए के एग्ज़ाम में आना है, और अगर आप सीडीएस का एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसमें आना है, बस उतना ही पढ़िए, ज़्यादा ना पढ़िए, है ना, खाना उतना ही खाना चाहिए जितना कि हम उससे पचा सकें। ठीक। ओके। धन्यवाद। थैंक यू।